नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। इंसान की कब किस्मत कहां कैसे बदल जाए कोई नहीं जानता। इंसान अपनी यात्रा पर तो निकलता है, लेकिन सही सलामत अपने घर पर पहुंच पाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ ऐसे सवाल जो है ना, लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आता, लेकिन ये जो कहानी है ना, आप बिल्कुल समझ सकते हो। एक ऐसे शख्स की कहानी है जिस पर कहे ना कि मेहरबानी ईश्वर की हो चुकी थी। उसको तकदीर अब वो मौका दे रहा था कि भाई तू कब तक गरीब रहेगा, अब तो पैसे वाला बन जा। लेकिन कहते हैं ना, इंसान के जब पैसा आ जाता है ना, सामने आंखों के दिखाई देने लगता है, तब उसको सोचने का समझने का अब मौका मिलता है। और जब वो मौका सोचने समझने का मिलता है ना, कुछ ऐसी गलती कर बैठता है जिससे वो प्राप्त धन वो फिर जहाँ था वहाँ पर वापस चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी है सुभाष जी की भेजी हुई। सुभाष जी राजस्थान के रहने वाले, और आज की नहीं घटना है, ये 2004 की घटना है। जब सुभाष जी युवा थे, ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे और एक राजस्थान के छोटे से गांव का रहने वाले थे। शहर में रहते थे, रिक्शा चलाने का काम करते थे किराए के घर पर। महीना डेढ़ महीना जब रिक्शा चला लेते थे, कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता था, तब अपने गांव चले जाते थे। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन अपने गांव में अपने परिवार के साथ बिताते थे। और जब उनका मन भर जाता था कि चलो भाई अब तो बहुत हो गया गांव में, अब चलो पैसा कमाया जाए, वापस शहर में आ जाते थे। और इसी तरह उनका सिलसिला चल रहा है। अभी तक उनकी शादी नहीं हो पाई थी, और उनसे पहले भी अब उनकी बहन थी जो अब वो भी जवान थी, उसकी शादी की तैयारी वगैरह अब करनी थी। लेकिन मेन चीज़ आ जाता है गरीबों के पास में, पैसा। पैसा कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा। अब शादी को तो हम कर लेंगे, रिश्ता तो देख लेंगे, लेकिन पैसा महत्व रखता है। बड़ा परेशानी में उन दिनों सुभाष जी चल रहे थे। तो चलिए आगे की कहानी सुभाष जी के ही शब्दों द्वारा हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है। मैं राजस्थान का एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। कुदरत ने मुझे मौका दिया था, मुझे किस्मत ने वो मौका दिया था, लेकिन मैं किस्मत का फ़ायदा मैं सही ढंग से उठा नहीं पाया। नहीं तो आज ऐसी मेरी हालत नहीं होती। अब मैं शुरू से आपको इस घटना को, कहानी को सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ में घटी थी। वो साल थी 2004 का। मैं शहर से अब गांव की तरफ और गांव से शहर की तरफ महीना 2 महीना में आता जाता रहता था। एक बार जब गांव गया ना, और जब मैं वहाँ से लौटा, और तब उसी रात का ये घटना मेरे साथ में घटी थी। मैं रात में ऑटो रिक्शा चला रहा था, और ऐसा ही मैं करता था। दोपहर के बाद और शाम के बीच में 2-4 घंटा जब ग्राहक नहीं मिला करते थे, और तब मैं अपने जाकर के रूम पर आराम कर लेता था। और मुझे बड़ा अच्छा भी महसूस होता था, मैं फ्रेश हो जाता था और सारी रात अपना ऑटो रिक्शा चला सकता था। ऐसे मैं अक्सर किया करता था। लेकिन उस दिन मैं अपने गांव से लौटा था। लौटने में ही देर हो चुकी थी, और मैं रात में अपने परिवार से बातचीत करते हुए काफ़ी देर हो चुका था, तो सही ढंग से नींद भी नहीं ले पाया था। और सुबह जल्दी मुझे शहर की तरफ भागना पड़ा, तो ले दे करके मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। मैं नींद पूरा भी कर नहीं सकता था, मुझे अब काम करना था। इसके बाद मैं ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता हूँ। जब रात के 11 बज जाता है ना, तो मेरी आंखें भारी भारी होने लगती है। मुझे लगता है कि मैं अब ज़्यादा देर तक जगा नहीं रह सकता हूँ। अब चलो, जो भी कमाई हो गई कल की कल देखेंगे, चलो आज कमरे पर आराम करते हैं। मैं अपने कॉलोनी की तरफ आ रहा था। कॉलोनी मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर लगभग रह गई थी। चांदनी रात थी, आसमान में चांद निकला हुआ था। नज़ारा बहुत बेहतरीन अब मुझे दिखाई दे रहा था। अब मैं, गर्मी का टाइम था, तो ये नहीं कह सकता था कि इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। हवा में गर्मी का एहसास था। लेकिन जो नींद होती है ना, वो गर्मी हो या सर्दी, नींद तो जब लगनी है तो लगी जाती है। जल्दी जल्दी मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, और फिर अचानक एक लड़की आकर के रास्ता रोक देती है। कहती है, भैया रुको, ऑटो रिक्शा रोको रोको रोको। मैं हड़बड़ा करके ऑटो रिक्शा रोक देता हूँ। मुझे लगता है कि सवारी है, हमारी कॉलोनी की तरफ जाएगी, चलो बिठा लेते हैं, कुछ पैसा ही आ जाएगा।
मैं कहता हूँ मैडम जी आके बैठ जाओ, मैं चली रहा हूँ। बैठ तो जाती है लेकिन कहती है इस तरफ नहीं, इस तरफ चलो। मैं कहने लगा मैडम जी मैं तो थका हुआ हूँ, मैं अपने ड्यूटी ऑफ कर लिया हूँ, अब तो मैं अपने घर पर जा कर के आराम करना चाहता हूँ। नींद से मेरी आंखें भरी हुई है, मैं रिक्शा चला नहीं पाऊँगा। तब कहती है देखो ड्राइवर साहब, मुझे भी बहुत ज़रूरी काम से निकलना है, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, आप मेरी मदद करोगे, पैसे की आप चिंता मत करो, जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी मदद करो। मैं काफ़ी देर से रोड पर भटक रही हूँ लेकिन मुझे कोई साधन मिला ही नहीं। जब मैं आपका ऑटो रिक्शा देखती हूँ तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है कि आप मेरी मदद करोगे, लेकिन आप कह रहे हो कि मुझे नींद आ रही है, मुझे घर पर जाना है, आराम करना है। मैं कहती हूँ कि मेरा काम करो और मैं आपको बहुत ज़्यादा पैसा दूंगी। अब जो आप सोच नहीं सकते हो, लेकिन मेरा काम करना पड़ेगा। पैसे के मामले में मैं बहुत लालची किस्म का इंसान था शुरू से। नींद मेरी भाग जाती है, पैसे के नाम आते ही कहता हूँ मैडम जी चलिए, कहाँ चलना है आपको। अब फिर वो मुझे रास्ता दिखाने लगती है, इधर चलो उधर चलो, कई जगह पर ऑटो रिक्शा खड़ा करा देती है। कहती है ड्राइवर साहब आप यहीं पर रुको, मैं अभी आ रही हूँ। इस तरह करते करते पूरी रात, मतलब सुबह का 3 साढ़े 3 का वक्त हो गया था। क्या कर रही थी, किसको ढूंढ रही थी, मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। जब वो आती है, सुबह का 3:30 बज चुका था, निराशा भाव से, उसके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। आकर ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। कहती है ड्राइवर साहब जहाँ पर मैं बैठी थी ना, उसी जगह पर लेके चलो। निराशा से चेहरा उसका भरा हुआ था। मैं कुछ से पूछना चाहता था कि लेकिन लड़की जात थी और ऊपर से सवारी थी, मैं हिम्मत जुटा नहीं पाया। भाई इसका जो भी है पर्सनल मैटर है, हो सकता है इसका बॉयफ्रेंड हो या कुछ और लड़का हो, कुछ और कहानी हो, कहीं लड़की बुरा मान जाए। मैं इस लफड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता था। मैं शांत रहा। जब उस जगह आ गया जहाँ पर मैंने ऑटो रिक्शा पर उस लड़की को बिठाया था और जहाँ से हमारी कॉलोनी 1 किलोमीटर की दूरी पर थी, मैं ऑटो रिक्शा रोक देता हूँ। सामने एक पुराना बिल्डिंग बना हुआ था, मकान कह सकते हैं, बिल्डिंग तो बहुत अलग चीज़ होता है। मकान था, पुराना मकान था। वो मकान में आते जाते कई बार दिन के टाइम में देख लेता था। पुराने स्टाइल का मकान बना हुआ था, पेड़ों के पीछे था। वहाँ पर अब वो मेरे ऑटो रिक्शा से उतर जाती है। कहती है ड्राइवर साहब आ जाओ, मैं आपको घर पर चल करके पैसा दे रही हूँ, मेरे पास इस टाइम पैसा नहीं है। मुझे तो बड़ा झटका लगा था। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे साथ में चीट कर रही लड़की। सारा रात तो इधर उधर घुमाती रही, ना जाने किसको ढूंढ रही थी। और जब पैसे देने की बारी आया तो कह रही मेरे पास में पैसे नहीं हैं, आ जाओ घर पर देती हूँ। क्या मतलब मेरे साथ में धोखाधड़ी? ऐसे तो मेरे साथ में 1-2 बार जरूर हो चुका था, लेकिन वो छोटे मोटे केस था, कुछ ही पैसे का मामला था। लेकिन यहाँ तो पूरी रात निकल चुकी थी। मैं पैसा छोड़ना नहीं चाहता था, मैं तो नींद भी पूरा नहीं कर पाया था। मैं उस लड़की से कहता हूँ कि मैडम कहाँ पर आपका घर है? तब कहती है वो पेड़ों के पीछे हमारा घर है, ज़्यादा दूर नहीं, आ जाओ आ जाओ, डरो नहीं, घर पहुँच मैं पैसा दे देती हूँ। मैं हिम्मत करके उसके पीछे पीछे चल जाता है, लेकिन सतर्क रहता हूँ। मैं इतना सतर्क था, मैं आए दिन एक किस्से कहानी सुना करता था कि कई लड़कियाँ अब लड़कों को बेवकूफ़ बनाती दी थी, उसका पैसा भी छीन छान लेती थी। मुझे लगने लगा कि ऐसे ही गिरोह का ये लड़की उड़की तो नहीं है, लेकिन पूरी रात निकल चुकी थी। अगर ऐसा होता तो अब तक तो मेरे साथ में कांड हो जाता। लेकिन मैं सोच जरूर रहा था, डर लग रहा था। आखिरकार दरवाजे पर पहुंच जाती है, दरवाजे को धक्का देती है, दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है, लाइट वगैरह सब कुछ, उस जगह पर अंधेरा था, लाइट जल जाता है। मैं थोड़ा हैरान हो गया था लाइट को जलते हुए देख करके। दरवाज़ा खुलते ही जैसे ऑटोमेटिक लाइट लगा हो, दरवाज़ा खुलते ही लाइट जल जाए। मैं हैरानी जरूर हो गया था। तब लड़की कहती आ जाओ अंदर, अंदर आ जाओ। मेरे दिल में कुछ अब अलग से ख्याल अब हो रहे थे। मुझे लगने लगा कहीं मैं इस घर में जाकर के फंसने तो नहीं आला हूँ, ऐसा ही मुझे डर लग रहा था। लड़की तो अंदर चली गई थी, दरवाज़ा खुला था, हमें बाहर ही खड़ा था। मैं सोच विचार कर रहा था कि मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं। तब तक लड़की की आवाज़ आई, ड्राइवर साहब अरे आ जाओ, डरो मत, आकर के पैसे ले जाओ। मुझे विश्वास नहीं था कि वो लड़की मुझे पैसा देने वाली है।
मुझे लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा बहाना करेगी कि अभी नहीं है, अभी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, अभी भैया नहीं है। ऐसे मुझे लग रहा था कि बहाना करेगी कि कल आ जाना। मैं धड़कते दिल से अंदर पहुंचता हूँ। ये कमरे के अंदर में थी, एक पुराना सा संदूक था, उसको खोल रखा था। और जब संदूक के देखता हूँ तो अंदर में मखमली कपड़ा लगा हुआ है। आज संदूक में बहुत सारे सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात का ऐसा चीज उसमें भरा हुआ दिखाई दे रहा था। और उसमें करारे करारे नोट भी रखे हुए थे। अच्छा खासा धन था छोटे से संदूक में, जो 2x2 का समथिंग ऐसा ही होगा। वो उसमें से कुछ करारे करारे नोट निकाल करके और मुझे आवाज़ देती है, ड्राइवर साहब आ जाओ, ले लो पैसा। मैं धड़कते दिल से अंदर जाता हूँ। इतना सारा धन दे करके मेरा हिम्मत डुल गया था। मुझे लगा कि नहीं भाई, मेरा सोचना गलत था। ये तो पैसे वाली पार्टी है, ये तो एकदम पैसा इसके पास में भरा पड़ा है। इतना सोना चांदी मैं कभी एक साथ में देखा नहीं था। मैं चला जाता हूँ। वो करारे करारे नोट मेरे हाथ पर रख देती है। कहती है, ड्राइवर साहब बैठो 2 मिनट, आपसे बात करनी है। वो संदूक को बंद कर देती है और एक जैसे कोई संदूक रखने का जगह था जो दीवार में फिट था, उसमें पल्ला लगा हुआ था जैसे अलमारी टाइप की होती है। वो खोल करके संदूक उसके अंदर में दबा देती है, दरवाज़ा बंद कर देती है। मुझे तो बिठा देती है, खुद भी बैठ जाती है और कहती है, पानी वानी पियोगे? प्यास तो लगी थी। मैं हाँ बोल दिया। तब जाकर के वो शायद किचन की तरफ गई थी, ले आई नहीं तो शरबत था, बड़ा स्वादिष्ट शरबत था, बड़े से गिलास में अपने लिए भी और मेरे लिए भी। कहती है, ड्राइवर साहब इसको पी लो और देखो तुम्हारी थकान बिल्कुल दूर हो जाएगी। मेरा परिवार ऐसे ही शरबत पिया करता है और हमेशा तंदुरुस्त रहता है। ना कोई बीमारी हमें धर पाती है और ना हमें एनर्जी की कमी महसूस होती है। ये शरबत पी के देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं जब शरबत पीता हूँ ना, तो ऐसा शरबत मैंने, अब ऐसा स्वाद जो था मैं कभी बाजार में मैं पिया नहीं था। मैं सच कहूँ तो बड़ा ही बेशकीमती वो शरबत लग रहा था। जो उसमें मिलाया गया था, जो इतने आइटम, मुझे लग रहा था कि सब के सब बेशकीमती चीज़ें होंगी। ऐसा शरबत मैं पिया नहीं था ना। मैं तारीफ़ ज़रूर किया कि शरबत बहुत अच्छा है। शरबत पीने के बाद में मुझे ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ जैसा वो लड़की बता रही थी कि तुम्हें एनर्जी के महसूस होगा, ऐसा होगा। कुछ नहीं, मैं जैसा था वैसे ही था। हाँ, तब वो लड़की कहती है, आपको जो पैसा दिया है वो कम तो नहीं है ना? मैं पैसा देख करके ज़रूर हैरान हुआ था। जितना मैं सोचा था उससे तो ये कई गुना ज़्यादा था। मैं कहने लगा, नहीं जी ठीक ठाक है, कम नहीं है। तब कहते हैं, ड्राइवर साहब मेरी मदद करोगे ना अभी? मैं कहता हूँ, आपने तो अब काम रोक दिया, आप किसको ढूंढ रही थी जो आपको मिल नहीं रहा था? तब वो कहते कि अपने परिवार को मैं ढूंढ रही हूँ। मेरा परिवार गायब हो चुका है। मैं हैरानी रह गया। मैं कहने लगा कि कब से हुआ है? कहती है कि मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, बहुत लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन मैं अपने परिवार को अब ढूंढ रही हूँ, शायद मेरा परिवार मिल जाए। मैं कहने लगा कि देखिए, आप थाना वगैरह, पुलिस थाने में जाइए, रिपोर्ट वगैरह लिखवाइए, अगर आपका परिवार का फोटो वोटो साफ लेके जाइएगा, पुलिस वाले ढूंढ लेंगे आपको परिवार को। तब वो मना करती है कि नहीं नहीं नहीं, ये जो काम है ना मैं खुद करना चाहती हूँ, इसमें कोई हमारी मदद नहीं कर सकता है। मैं अपनी मदद खुद ही कर सकती हूँ, लेकिन आपका साथ चाहिए। मैं कहता हूँ, बताइए मैं आपका कैसे साथ दे सकता हूँ? तब कहती है, कल भी आप आ जाइए। मुझे लगता है कि इस काम में कई दिन लगेंगे। अब मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहती। मैं अपने परिवार को सुरक्षित लेके आना चाहती हूँ, जहाँ पर वो छिपे हुए हैं या फिर कहीं बैठे हुए हैं या फिर कुछ और चक्कर है, लेकिन जो भी है मैं अपने परिवार को लेकर किसी घर में आना चाहती हूँ। मुझे लगा कि शायद इसका परिवार रूठ गया होगा, झगड़ा झंझट, जवान लड़की है, कुछ ना कुछ बात हो गया हो। लेकिन अक्सर लड़कियां घर से भागा करती हैं, लेकिन परिवार के लोग तो अपना घर में रहते हैं। बड़ा अजीबो गरीब कहानी थी उस लड़की की। मैं पूछना तो चाहता था, लेकिन पर्सनल मैटर था, इसलिए मैं पूछ नहीं पाया। मैं कहने लगा, मैडम जी कब आना है? क्या मैं सुबह में आ जाऊँ 9 बजे 10 बजे? तब कहती, नहीं मैं उस टाइम तो आराम करूँगी, नींद भी लेना ज़रूरी है ना, आप भी जाओ आराम करो, जब शाम हो जाए ना तब यहाँ पर आ जाना, इसके बाद हम फिर ढूंढना शुरू कर देंगे।
आप पैसे की चिंता मत करना, आपकी मजदूरी मैं बिल्कुल जायज़ दूंगी, आप निराश नहीं होंगे। मुझे तो पहली बार लग चुका था कि ये मजदूरी मुझे बहुत ज़्यादा दिया है, तो कम कहाँ से देगी। लड़की खूबसूरत भी थी, जवान भी थी, मैं भी कुंवारा था, मेरी भी शादी नहीं हुई थी, अभी तो शादी का उम्मीद भी नहीं था। अभी तो मेरी बहन का शादी होना बाकी था, इसके बाद कहीं 2 साल 2 साल 3 साल पर मेरा नंबर आने वाला था। लेकिन मैं उस लड़की को उस नज़र से देखा नहीं था। मेरा जो उस्ताद थे ना, जो मुझे ड्राइवरी सिखाए थे, और उन्होंने मुझे बहुत सारे गुर बताए थे ड्राइवरी के। पहला तो उन्होंने सबक दिया था कि देखो बेटा, जब भी तुम ड्राइवरी करो, और देखो प्यार मोहब्बत के चक्कर में सवारी के साथ में कभी मत फंसना, नहीं तो तुम नुकसान में रहोगे। पहली शिक्षा थी। इसके बाद मुझे बहुत सारा चीज़ बताए थे और जिस पर मैं अमल करता था। मुझे भी लगा कि लड़की हसीन है, जवान है, मैं भी जवान हूँ और मैं भी कुंवारा हूँ। मैं सोचता तो बहुत था, लेकिन उस्ताद जी के बात मेरे कानों में अब पड़ जाती थी कि बेटा, ये तुम्हारी सवारी है, तुम्हारी जीविका है, और जीविका के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं उसकी तरफ देखा जरूर, लेकिन मैं उस नज़र से उसको तरफ नहीं देखा जिस नज़र से मैं देखना चाहता था। और इसके बाद मैं पैसा लेकर के, हाँ भर करके, ठीक है मैं शाम को आ जाऊंगा, मैं अपने कमरे पर आ जाता हूँ। पैसा अच्छा खासा दिहाड़ी बन चुकी थी। अब मुझे लगा कि अब क्या, दिन में कौन सा काम करना है, चल के आराम करना है। अब तो ये शायद 1 आध दिन का और काम देगी, जब तक इसका परिवार नहीं मिल जाएगा। अब मुझे तो पैसा ही पैसा मिलेगा, अब मुझे किस बात का फिक्र है। घर पर जाता हूँ, भोजन करने के बाद आनंद से दोपहर में आराम करता हूँ, पूरी नींद में लेता हूँ मज़े की। और इसके बाद शाम को जब सूरज डूब जाता है और तब मेरी आँख खुलती है। हड़बड़ा के देखता हूँ तो शाम के 7 बजने वाले थे। जल्दी जल्दी मैं उठता हूँ, तैयार होता हूँ, और उसके बाद मैं ऑटो रिक्शा लेकर के मैं चल पड़ता हूँ उसी पुराने घर के पास, जो हमारे कॉलोनी से लगभग 1 किलोमीटर का दूरी पर था। जब मैं रोड पर ऑटो रिक्शा खड़ा करके और जब वहाँ दरवाजे के पास जाता हूँ, पुराना सा लकड़ी का दरवाज़ा होता है, डिजाइन बना हुआ, ऐसा देखने से लग रहा था कि इस घर में कोई रहता ही नहीं होगा। इतना पुराना सा घर दिख रहा था, और रोड से तो नज़र, जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे तो नज़र भी नहीं आता था, क्योंकि उसके आगे पेड़ पौधे थे जो पूरा घर को छेक रखे थे, रोक रखे थे, नज़र नहीं आते थे। मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ तो दरवाज़ा बंद मिलता है। मैं दरवाज़ा को दस्तक देता हूँ, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। मुझे लगा कि लड़की नींद में होगी, चलो उठ जाएगी। मैं ऑटो रिक्शा में आकर के वापस वहाँ से बैठ जाता हूँ, इंतज़ार करने लगता हूँ, और एक आध ग्राहक भी मुझे मिल जाते हैं, सवारी भी मिल जाती है, भैया खाली हो। मैं मना कर देता हूँ कि नहीं जी, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो लोग मुझे घूर घूर के देखते थे और आगे की तरफ जाते थे कि ड्राइवर पागल है क्या, इस सुनसान जगह पर कौन सी सवारी लेकर बैठा हुआ है। शायद इसी नज़र से मुझे देखते हुए आगे चले जाते थे। अब मैं मन ही मन हंसता था कि भाई तुम लोग क्या पता, इस पेड़ के पीछे एक पुराना सा घर है और उस घर में एक खूबसूरत सी कन्या है जो कुछ देर के बाद में आने वाली है। मैं इंतज़ार करने लगा, लेकिन जब रात के 8 बज जाता है ना, तो मेरा धैर्य एकदम टूट जाता है कि आखिर बात क्या है। वो तो बोली थी कि सूरज डूब जाए और तब आ जाना और तब हम निकल देंगे, मामला क्या है। मैं फिर जाता हूँ, दरवाजे पर दस्तक देता हूँ, तो दरवाज़ा अंदर से बंद ही मिलता है मुझे। और जब मैं निराशा हो जाता हूँ कि भाई लड़की का तो अता पता नहीं है, क्या उसके परिवार के लोग मिल चुके हैं, मुझे ऐसा ही लगा। चलो आज का काम तो गया, कोई बात नहीं, जो चलते हैं, अब थोड़ा बहुत जो भी काम मिलेगा कर लेंगे। मैं इसी भाव से अपने ऑटो रिक्शा में आता हूँ तो ऑटो रिक्शा को पिछली सीट पर बैठी हुई मुझे मिलती है। मैं उसको देख करके मुस्कुरा लेता हूँ। अरे मैडम जी, मैं तो 2 बार आपके घर पर गया, घर तो बंद था अंदर से, दोनों बार मैं दस्तक दिया, दरवाज़ा खुला ही नहीं। तब कहने लगी कि मैं कहीं घूम रही थी, मैं अपने रिश्तेदार को ढूंढ रही थी, आप आ गए, मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आओगे। चलो अच्छा है, अब चलो भी, मैं जैसे जैसे बता रही हूँ अब वैसे ही चलते रहो। मैं खुश हो गया था। मैं बहुत उनसे सवाल कुछ पूछना चाहता था जो मेरे मन में चल रहे थे। मैं पूछना चाहता था कि आखिर आपका परिवार कैसे गायब हो गया, आपको याद क्यों नहीं है। लेकिन लगा कि नहीं भाई, निजी मामला है, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूं।
आखिरकार मैं पूरा चक्कर लगाते रहा और मुझे रुकाती थी ऐसे ऐसे सुनसान जगह पर, अब फिर कुछ देर के लिए गायब हो जाती थी। आती थी, कहती थी नहीं, इस जगह पर हमारा वो परिवार है नहीं, आप चलो आगे चलते हैं। आज भी पूरा रात हमें इधर से उधर चक्कर कटाती रही। आखिरकार जब सुबह के 4 बजने वाले थे, तब वो निराशा में डूब जाती है। कहती है ड्राइवर साहब, मुझे परिवार नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने परिवार को एक ना एक दिन ढूंढ के निकाल लूंगी। इसके बाद कहती है वापस चलो उसी घर के पास में। मैं उसी रोड पर आकर के जहाँ ऑटो रिक्शा में लगाता था वहीं लगा दिया। अब फिर वो कहने लगे कि ड्राइवर साहब आ जाओ, घर पर पैसा देती हूँ। अब तो मैं जान चुका था कि भाई पैसे वाले घर की पार्टी है, बड़े घर की बेटी है, इसके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन सवाल जो दिमाग में मंडरा रहा था ना, मुझे बेचैन कर रहा था, आखिर इसका परिवार कैसे गायब हो सकता है। मैं यही सब मन में सोचते हुए लड़की के पीछे पीछे आता हूँ और आज रात भी मुझे वो शरबत पिलाती है। कहते हैं ड्राइवर साहब, जो भी थकान हुआ है ना, सब आपका ख़त्म हो जाएगा। ये जो शरबत है ना, खास जड़ी बूटी से बनता है। मैं भी इस शरबत का पीती हूँ। मैं भी शरबत पिया, लेकिन मुझे कुछ खास फर्क महसूस नहीं हुआ। जैसे वो शरबत का तारीफ कर रही थी ना, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन जो उसमें खुशबू था, उसका स्वाद था, वो अलग था, वो चीज़ लाजवाब। मैं उसकी तारीफ जरूर किया था। इसके बाद वही जो संदूचकी थी, अब उस अलमारी में से निकालती है, अब कुछ करारे करारे नोट मुझे जैसा पहली रात में दिया था वैसे दे देती है। कहती है ड्राइवर साहब, कल फिर आ जाना, कल आप सूरज डूबते ही आ जाना, अब फिर हम जल्दी से निकल पड़ेंगे। अब मुझे तो लगा कि जैसे मेरी किस्मत खुल गई है, जैसे मुझे लॉटरी लग गई है। मुझे तो अच्छी दिहाड़ी निकल रही थी। जितना पैसा मुझे मिलता था, मैं तो 5 दिन हफ्ता दिन अगर मैं काम करूं तब भी इतना पैसा नहीं कमा सकता था। मेरी तो किस्मत खुल गई थी। मैं मुस्कुरा कर लड़की की तरफ देख रहा था, लड़की भी मुस्कुरा रही थी। मैं कहने लगा कि मैडम जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगी। कहती नहीं ड्राइवर साहब, पूछो, क्या चल रहा है आपके मन में, क्या पूछना चाहते हो। मैं कहने लगा मैडम जी, मैं कल भी पूछा था, लेकिन आपने गोलमोल जवाब दिया। आपको याद नहीं है, आप कहीं गई हुई थी इस घर से, कैसे आपका परिवार गायब हो गया। तब कहते हैं ड्राइवर साहब बैठो, लंबी कहानी है, लेकिन संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। मैं उसकी तरफ देखता रहा। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, वो खिड़की की तरफ देख रही थी। और खिड़की की तरफ देखते हुए अब वो बातें बताने लगे कि ड्राइवर साहब, मैं समझ लो कहीं गुम हो गई थी। मुझे पता नहीं था कि मैं कहीं पर चली गई थी। इसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं कि मेरे साथ में क्या हुआ था। और इसके बाद मैं जब लौटती हूँ ना, ये घर जो मेरा एक तरह से लोगों से भरा रहता था, ये घर बिल्कुल खाली मिलता है। मैं हैरान हो जाती हूँ। इस घर में मेरे परिवार के सारे सदस्य रहा करते थे और मेरे उम्र का बच्चे भी थे जो मेरे साथ में खेल खेलते थे, मेरे भाई बहन थे। जब कोई मुझे नहीं दिखाता है तो मैं अचरज में पड़ जाती हूँ। मैं अपने परिवार को ढूंढने लगती हूँ। मुझे उम्मीद था कि मेरा परिवार जरूर इस घर में आएगा, कहीं गया होगा। लेकिन जब महीना दिन मैं इस घर में गुजार लेती हूँ, मेरा परिवार नहीं आता है, तो मेरे मन में शक के बादल मंडराने लगते हैं। मैं अपने परिवार को ढूंढने निकल पाती हूँ, लेकिन मेरा परिवार मिलता नहीं है। आखिरकार मैं आपकी मदद लेती हूँ। जब मैं उस लड़की का बात समझने की कोशिश कर रहा था, मेरे मन में फिर सवाल अब पैदा हो चुका था। मैं कहने लगा कि आप अपने घर से कहीं गई थी। तब कहती हाँ, मैं अपने एक सहेली के घर गई थी। सहेली के घर कुछ खास करके प्रोग्राम था और वहाँ से मैं रात को लौट रही थी अपने घर में। अचानक ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। इसके बाद मैं ज़मीन पर गिर गई। फिर मुझे होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया, तब मैं इस घर में अब आती हूँ। मैं अपने आप को एक ऐसे जगह पर पाती हूँ, ऐसा खंडहर में पाती हूँ जहाँ पर कोई था ही नहीं, बिल्कुल वीराना जगह पर। जैसे तैसे मैं रास्ता बना करके उस जगह से निकलती हूँ। काफ़ी मुझे पैदल चलना पड़ता है, तब मुझे एक रास्ता दिखाई देता है। वो रास्ता पकड़ के मैं ढूंढते ढूंढते आखिरकार अपने घर तक आ जाती हूँ। घर आने के बाद तब मुझे पता लगता है कि मेरे परिवार के लोग तो है नहीं। इसके बाद मैं जो कहानी आपको बताई, महीना दिन मैं इस घर में रह कर के इंतज़ार करती रही, लेकिन मुझे परिवार के लोग नहीं मिलते हैं। तब
मैं आपका साथ लेती हूँ। बस इतनी सी कहानी है। मेरे मन में और भी सवाल थे। मेरे सवाल तो ख़त्म नहीं हो रहे थे, लेकिन मैं अब उसको परेशान करना नहीं चाहता था। मुझे लगने लगा कि आखिर कौन इसको क्या कर सकता है, खूबसूरत लड़की है, कहीं इसके साथ कुछ गलत वगैरह तो नहीं हो गया। मुझे ऐसा ही दिमाग में चल रहा था। एक तरह से मैं उस पर दया कर रहा था, दया के भाव से देख रहा था कि देखो बेचारी मजबूर लड़की है, इसके साथ में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा, खूबसूरत लड़की है। इसके बाद मैं अब अपनी जगह पर निकल लाता हूँ जहाँ मेरा घर था, और मैं उसी के बारे में सोचते हुए कब मैं सो जाता हूँ, और जब मेरी नींद खुलती है तो दोपहर हो जाती है। जब भूख लगती है तब मैं जगता हूँ। मैं कभी कभी खाना बना लिया करता था, नहीं तो अक्सर होटल में खाना खाया करता था। होटल में खाना खाने के बाद अब मेरे पास में आराम करने के अलावा कोई अब काम तो था नहीं। दोपहर में वैसे ही मैं काम पर नहीं जाता था, क्योंकि सवारी बहुत कम मिलती थी और पैसे भी बहुत कम देती थी, तो मैं इसलिए आराम करना ही बेहतर समझा। मुझे लगने लगा कि जब इतनी बड़ी सवारी मिल गई है, मुझे अब छोटी मोटी सवारी की ज़रूरत क्या है। मैं आराम करने लगता हूँ। आखिरकार मैं सो जाता हूँ। जब नींद खुलती है तो 7 बज जाता है। मैं फिर अपने उसी जगह पर जाता हूँ। मैं दरवाजे के पास पहुँचता हूँ ना, तो अंधेरा हो चुका था। दरवाजे के पास मैं जा कर के जैसे धक्का देता हूँ तो दरवाज़ा खुल जाता है। मैं मैडम जी मैडम जी मैडम जी आवाज़ लगाने लगता हूँ, और तब मैडम जी की आवाज़ आती है, ड्राइवर साहब अंदर आ जाओ, मैं तैयार हो रही हूँ, कुछ वक्त लगेगा, आप आकर के उसी जगह पर बैठ जाओ। अब मुझे इजाज़त तो मिल चुकी थी, इतना बड़ा घर था, लेकिन मैं किसी और घर में क्यों जाऊँ भाई। जो मैं पहले घर नहीं था, पहला कमरा था, आज जहाँ पर वो लड़की बैठती थी, सोती थी, मैं उसी कमरे के गेट पर चला जाता हूँ, लेकिन दरवाजे के अंदर नहीं जाता हूँ। मैं आवाज़ लगाता हूँ कि मैडम जी क्या मैं अंदर आ जाऊँ, लेकिन आवाज़ दूसरी साइड से आती है। कहती है मैं अलग हूँ, बाथरूम साइड में हूँ, आप जाकर बैठो, मैं कुछ देर में तैयार होकर आ रही हूँ। तब मैं अंदर आकर के बैठ जाता हूँ जहाँ मुझे मैडम जी बैठने के लिए बोलती थी, उसी जगह पर। मैं कमरे की तरफ देखने लगता हूँ। कमरे में देखता हूँ तो मुझे सब कुछ पुराने पुराने जैसे फर्नीचर दिख रहे थे। आज के फर्नीचर नहीं थे, अब तो ऐसा फर्नीचर बनते भी नहीं थे। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि घर का मालिक को पुरानी चीज़ों का शौक है। भला ऐसा फर्नीचर और ऐसा चीज़ कौन रखता है आज के ज़माने में। आजकल तो अब अच्छी अच्छी टेक्निक आ गई है और अच्छे अच्छे फर्नीचर आ गया है। अब ऐसे फर्नीचर कौन पसंद करता है। मुझे लगने लगा कि हाँ ज़रूर ये पुराने इंसान जो हैं वो पुरानी चीज़ों को पसंद करने वाले लोग हैं। मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। इसके बाद वो लड़की आ जाती है, नहा के आई थी, बाल गीले थे उसका, और तौलिया सा सुखा रही थी। मेरी तरफ मुस्कुराहट देते हुए फिर एक पलंग पर जाकर बैठ जाती है। कहती है हाँ मुझे आज थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं 10 मिनट के अंदर में तैयार हो जाती हूँ। इसके बाद कहती है कि मैं अभी शरबत नहीं दे पाऊँगी। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, अभी मुझे प्यास भी नहीं है, आप तैयार हो जाओ, इसके बाद हम चलेंगे तो शरबत पी लेंगे, रात तो पूरी पड़ी है। हाँ इस काम में आधा पौना घंटा जरूर लगता है। इसके बाद वो शरबत देती है। शरबत में जैसा वो बताया करती थी ऐसा मुझे कुछ खास लगता नहीं था। हाँ स्वाद जरूर अच्छा था। इसके बाद शरबत पी के हम अपने काम पर लग जाते हैं। नई नई जगह पर जाती थी, हर इलाके में जाती थी, तो उस इलाके में फिर दोबारा नहीं जाती थी। हर रात को नए नए इलाके में वो जा कर के ऑटो रिक्शा रुकवाती थी। मुझे नहीं कहती थी कि ड्राइवर साहब आप भी साथ में चलो, अकेले ही जाती थी। मैं तो अपने उस रिक्शा में पड़ा रहता था। कभी कभी तो मुझे झपकी भी आ जाती थी, मैं सो जाता था। जब आ जाती थी मुझे उठाती थी, कहती थी कि नहीं यहाँ पर मेरा परिवार नहीं है, चलो अब दूसरी साइड में चलते हैं। इस तरह करते करते पूरा 15 दिन हो चुका था और मैं अच्छा खासा पैसा कमा चुका था। मुझे लगने लगा कि मेरी ये पुरानी ऑटो है, अब तो मैं नया ऑटो भी खरीद सकता हूँ। इतना पैसा मैं मेरे पास में आ चुका है कि मेरी बहन का शादी तो अब आराम से हो सकती है। इतना पैसा मैं सोच में पड़ गया कि क्या मैं नया ऑटो ले लूँ। तभी लगने लगा कि नहीं नहीं, मेरा मन तो काफ़ी दिनों से था लेकिन पैसा नहीं था। मैं सोचने लगा नहीं, इन पैसों को मैं जमा करता हूँ, इस बार घर जाऊँगा ना तो मैं अपने माता पिता को दे दूँगा कि देखो ये बहन के रिश्ते के लिए पैसा रख लो, मेरा तो बोझ कम हो जाएगा ना। इसके बाद मैं बड़ा खुश रहने लगा था। 15 दिन बीत जाता है,
लेकिन हर रात को नए नए जगह पर जाती थी और ऐसे ऐसी जगह पर जाती थी कि रात में कोई सोच भी नहीं सकता था। कई बार मुझे डर लगता था। कभी कभी तो शमशान के इतना किनारे पर पहुंच जाती थी, मुझे घबराहट होने लगती थी। लेकिन उस लड़की को डर नहीं लगता था। वो कहती थी, ड्राइवर साहब आराम से आप ऑटो रिक्शा में सो जाना, मुझे देर लग जाएगी, मैं चारों तरफ ढूंढ रही हूँ अपने परिवार को। मैं कई बार उससे बोलता था कि आपका परिवार सुनसान एरिया में क्यों रहेगा, और तब वो मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगती है और वो कहती कि मेरा परिवार है ना, वो कहाँ रहना पसंद करेगा मुझे अच्छी तरह से पता है। अब मैं चुप हो जाता था, मैं बोल ही नहीं पड़ता था। वो सोना का अंडा देने वाली मुर्गी थी, मैं क्यों उसको भाई नाराज करूंगा। मैं उसी से कमाई कर रहा था, मैं शांत हो जाता था। पूरा 15 दिन जब बीत जाता है और तब वो निराशा में भर जाती है। जब मैं उसको लेकर लौटता हूँ उस घर में, तो उसकी आंखों में मैं जरूर नमी देख रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैं कहने लगा कि मैडम आप किसी का मदद क्यों नहीं लेती हो, आप कुछ अन्य लोगों को मदद लो, दिन में आप ढूंढने की कोशिश करो, लेकिन आप तो रात में ही जाती है। रात में तो सब लोग सोते हैं, तो कौन आपको कुछ बताएगा, आपका परिवार कहाँ है। मैं तरह तरह का सवाल पूछ रहा था, लेकिन वो मुझ पर भड़क गई थी, एकदम भड़क गई थी। कहने लगे, ड्राइवर साहब मुझे पता है मेरा परिवार मुझे कब ढूंढना चाहिए, मुझे आप राय मत दो। मैं एकदम शांत हो गया था। मैं पहली बार उस लड़की को इतना गुस्सा में देखा था। एक तो उसको खींच था कि उसका परिवार नहीं मिल रहा था, मैं ऊपर से नमक मिर्ची लगा दिया था। मैं उसको सजेशन देने लगा था कि आप दिन में टाइम में ढूंढा करो, आप रात में क्यों ढूंढती हो, और ऐसी ऐसी जगह में क्यों ढूंढती हो जहाँ पर इंसान रहता ही नहीं है। तब वो भड़क जाती है, कहती है मुझे पता है ना, मेरा परिवार है ना, कहाँ अब होगा, मुझे अच्छी तरह से अब याद है। मैं शांत हो गया था। मुझे लगा कि मामला बिगड़ जाएगा, जो भी मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ वो हाथ से निकल जाएगा। अब उसकी आंखों में मैं नमी का देख रहा था, आंसू जैसे टपकने वाले थे। हाँ, मैं उसको सॉरी बोलता हूँ कि मैडम मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मैं तो आपका मदद करने की कोशिश कर रहा था कि कभी हम दिन में चल करके आपको परिवार को ढूंढ सकते हैं। तब वो कहती है बैठो यहाँ पर। मैं बैठ जाता हूँ। डांट तो मुझे मिली थी, अब मुझे लगा कि मुझ पर अभी भी नाराज है। तब कहती है मैं अभी आ रही हूँ। जब आती है तो वही शरबत लेके आती है। शरबत के अलावा उस घर में मुझे ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, कोई फल फ्रूट कुछ और चीज़ मुझे दे दे, ऐसा कुछ लगा ही नहीं था। वही शरबत वही टेस्ट मुझे देती है, खुद भी पीती है। तब कुछ देर चुप रहती है। मैं एकदम शांत था। मुझे लगा कि मैं एक शब्द बोलूँगा फिर नाराज हो जाएगी। मैं उसको नाराज करना नहीं चाहता था। तब अपने आप खुद कहती है, देखो आप जो बात कह रहे थे ना, अपनी जगह पर सही है। आप जरूर यही सोच रहे थे कि मैं रात में अपने परिवार को ऐसे निर्जन स्थान पर क्यों ढूंढती हूँ, मैं दिन में क्यों नहीं चलती हूँ आपके साथ में। आप जानना चाहते हो ना, आपने मेरे साथ में 15 दिन से अधिक बिता लिया है ना, अभी तक आप मेरे को पहचान नहीं पाए हो ना। पहली बार मेरे दिल में कुछ खड़खड़ खड़खड़ होने लगी थी, घबराहट सी होने लगी थी। क्या मतलब, क्या बताना चाहती है, क्या बताना चाहती थी। मेरा जिज्ञासा तो था ही और ऊपर से दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। जब कहती है ना कि 15 दिन से ऊपर हो चुका है और अभी तक आपने मुझे पहचाना नहीं है, तो घबराहट तो बिल्कुल तय थी, होना ही था। मैं घबरा भी गया था। मैं उसकी तरफ देख रहा था, वो मेरी तरफ देख रही थी। अब फिर कहती है कि आपने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। मैं जो बिल्कुल शांत था और मैं बोल पड़ा, नहीं नहीं मैडम जी, मैं आपको अब एक अच्छी खासी आप लड़की हैं और मैं आपको बस इसी नज़र से देखता हूँ, अब इससे पहचानने वाली क्या बात है। तब वह मुस्कुराती है, कहती है कि अभी भी आप मुझे बिल्कुल नहीं पहचाने। हाँ, मैं खूबसूरत हूँ, जवान हूँ और आप मुझे पसंद करते हैं, मैं भी ये जानती हूँ। मैं आपके दिल के अंदर झांक के दे सकती हूँ। आपके दिल के अंदर में मैं जो कुछ देख रही हूँ ना, मैं सब समझती हूँ। आप मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं खुद एक ऐसा लफड़ा में पड़ी हुई हूँ। अब मैं कहूँ ना, मैं बिल्कुल अशांत हूँ, मुझे चैन नहीं मिल रहा है। जब तक मेरा परिवार नहीं मिलेगा मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मैं कहने लगे, मैडम जी आप बुरा मत मानिएगा,
जब आपने इतना बात कर दिया, दिल की बात आप समझ सकती हो, तो अपने परिवार को आप ढूंढ क्यों नहीं पाती हो? ये बात शायद उसको चुभ गई थी। हाँ, तब एक बार वो एकदम बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरती हुई नजर आने लगी। मैं फिर डर गया था। मैंने कोई ऐसा गलत सवाल पूछ लिया था, मैं घबरा गया था। तब वो एक बार गुस्सा तो जरूर हुई थी, लेकिन अपने गुस्सा पर कंट्रोल कर लिया। कहने लगी, ड्राइवर साहब, मैं आपको जो बताना चाहती हूँ ना, आप किसी को बताना मत। अगर आपने बता दिया ना तो समझ लो कहानी खत्म हो जाएगी। मेरी नहीं, आपकी कहानी। मैं कहूँ ना तो मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे हो उसकी बातें सुनते ही। मैं कहने लगा, मैडम जी, मैं किसी को बोलूँगा नहीं, आज तक किसी को नहीं बताया हूँ, क्या बात आप बताना चाहती हो? तब कहती है, आप मुझे क्या समझते हो? आप मुझे इंसान समझते हो ना? मैं कहता हूँ, हाँ, आप बिल्कुल इंसान हैं, जैसे हम हैं वैसे आप हैं। मुस्कुराने लगती है। कहती है, यही तो फर्क है, आपकी नज़रें वही देख रही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं आपको कुछ और दिखा रही हूँ, वो भी आप देख लो। जैसे ही वो अपनी आंख बंद करके खोलती है, वो जो घर था ना, अब वो घर ऐसा लगने लगा था जैसे वहां पर कोई अभी अभी कोई था ही नहीं। ना तो लड़की थी और ना वो घर मुझे नजर आ रहा था। मुझे तो लग रहा था कि जैसे वो खंडहर हो, बिल्कुल खंडहर की तरफ में। जो पुराने पुराने जमाने के सब फर्नीचर रखे थे, सब कुछ गायब हो चुके थे। मैं घबरा गया था। वहां पर अंधेरा भी हो गया था, जो रोशनी थी वो गायब हो चुकी थी। मैं एकदम घबरा करके चिल्लाने लगा, मैडम जी, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो? तभी कहती है, मैं तो वहीं पर हूँ जहाँ पर बैठी हुई थी। और अगले पल बिल्कुल उस घर में रोशनी हो जाती है और लड़की मुझे साफ दिखाई देने लगती है। मैं ये सब देख करके समझ करके तो मेरी रूह कांप गई थी। मुझे तो बड़ा झटका लगा था। मुझे तो लगा कि लड़की जो मेरे सामने में बैठी दिखाई दे रही है, जो असल में मेरी तरह है, इंसान की तरह है, लेकिन इंसान तो हो ही नहीं सकती है। जो अपने आंखों के सामने मैं कुछ क्षण के लिए जो उस घर को देखा था, सब कुछ बदल गया था। लड़की भी गायब हो गई थी। ये कोई जादूगरी था, कोई तंत्र विद्या का माल था, या फिर ये सब था तो क्या था? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन जवाब दे रही थी लड़की। कहने लगी, ड्राइवर साहब, आप घबरा गए ना? मैं आपको बहुत कुछ दिखाना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं। लेकिन आपसे वही विनती है, ये बात किसी को बताना भी मत कि मैं इस घर में रहती हूँ, मेरा परिवार यहाँ पर रहता है और मैं अपने परिवार को ढूंढ रही हूँ। अगर आपने किसी को बताया ना तो मुझे पता लग जाएगा। इसके बाद समझ लो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी सदा के लिए। आप बात करने के लायक नहीं रहोगे और ना दिखाई दोगे। मैं सच कहूँ ना, मैं इतना कभी डरा नहीं था। मुझे पहली नज़र में इतना एहसास हो चुका था, ये लड़की तो हो ही नहीं सकती है। ये तो कोई जादूगरनी है या फिर कोई चुड़ैल है, कोई भूतनी है। बस मैं तो इतना ही मुझे मालूम पड़ा था और मैं कांपने लगा था। मैं उस जगह पर रुकना नहीं चाहता था, मैं उस जगह से भागना चाहता था, इतना डर चुका था। लेकिन वो लड़की बैठी हुई थी, आप कह रही थी कि ड्राइवर साहब, आप डरो मत, मैं आपके साथ में कुछ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी, आप आराम से रहो, आप डरो मत, आप डरो मत, आप भागने के सोचना भी मत। आप यहाँ से जब तक मैं न चाहूँ आप जा भी नहीं पाओगे। मैं और डर चुका था। मुझे लगा कि मैं लालच में आकर के पैसा कमाने आया था। अब मैं तो इसको सोने का अंडे देने वाली मुर्गी समझता था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा साथ में धोखा हो चुका है। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? पसीने से नहा चुका था। मैं बार बार उठता था उस जगह से, लेकिन वो कुर्सी जैसे लग रहा था कि जैसे मुझे पकड़ रखा, मुझे उठने ही नहीं दे रही थी। अब तो और मेरा हाल बुरा हो चुका था, मैं रोने लगा था। और तब मुझे डांटती है, देखो शांत हो जाओ, मैं तुमसे वादा कर रही हूँ ना कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी और ना मुझे कोई नुकसान पहुँचाने का तो कुछ इरादा है, आप शांत रहो। मैं डर जाता हूँ उसकी बात सुन करके, लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मैडम जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बस आप मुझे जाने दो। मैं किसी को नहीं कुछ बताऊंगा कि आप कौन हो और यहाँ पर आप रहती हो, आप अपने परिवार को ढूंढ रही हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस मुझे जाने दो। तब वो लड़की कहती कि नहीं,
अब मैं जान नहीं दे सकती। मैं जब तक तुम्हें कुछ नहीं बताई थी तब तक तुम जा सकते थे, लेकिन मैं अब अपनी पूरी कहानी तुम्हें बता चुकी हूँ। मैं कोई खतरा रिस्क लेना नहीं चाहती। अब 3 रात 3 दिन तुम्हें इसी घर में रहना पड़ेगा। जब तक पूर्णवासी की रात नहीं आ जाती तब तक समझ लो यही तुम्हारा घर है, यहीं पर तुम्हें रहना है मेरे साथ में। तुम इस घर से बाहर नहीं जा पाओगे, ना दिन में और ना रात में, और मेरे साथ नहीं रहना पड़ेगा। मैं कांप गया था। मुझे लगा कि शायद अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं ऐसे किस्से कहानियाँ अपने दोस्तों से ज़रूर सुना था। कुछ कुछ ऐसी चुड़ैल होती हैं जो कुंवारे लड़के हैं उनको पसंद कर लेती है, लालच देती है, धन देती है, बहलाती है, फुसलाती है, अपने कब्जे में कर लेती है। जैसा ये इसने किया था। इसने भी मुझे लालच दिया था। मुझे इतना ज़्यादा पैसा देती थी ऑटो के रिक्शा चलाने के बाद में। मैं समझ लेता था कि अब तो मैं तो अमीर बन जाऊंगा। मैं लालच में फंस गया था। ये लालच अब एक तरह से इस घर में कैद कर रखा था। मैं रो रहा था, हाथ जोड़े बता के, मैडम जी मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अगर मैं नहीं बाहर जाऊंगा, मैं कमाऊंगा नहीं, तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? मेरी बहन की शादी करनी है, उसके लिए धन कौन देगा? कमाई कैसे होगी? और वो मुझे डांटती थी, मैं सब कुछ कर दूंगी लेकिन तुम इस घर से बिल्कुल नहीं जाओगे, मेरी कहना मानोगे। मेरे पास में बस 3 रात है, आज मैं फिर अपने जगह पर मैं लौट जाऊंगी जहां पर हम रहा करते हैं। उसकी जो बातें थी मेरी सर से ऊपर जा रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे तो लग रहा था कि चुड़ैल है, भेष बदल के ये सुंदर लड़की बन चुकी है, मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझे ये खून चूस लेगी, मुझे मार डालेगी और मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा उसने मेरे साथ में कुछ भी नहीं किया था। मुझे छुआ तक नहीं था। खून चूसने की बात तो दूर थी, लेकिन अब वो अपना भेद बता रखी थी और जो मैं सुना था मैं तो बहुत डर गया था। मैं बहुत एकदम प्रार्थना कर रहा था कि मैडम जी मुझे छोड़ दो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और तब कहने लगे कि नहीं, अब जो होना था हो चुका है। अब तो मेरे साथ में 3 रात 3 दिन इसी घर में बिताना पड़ेगा। वो रात आ जाएगी पूर्णवासी की रात, और इसके बाद मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगी। और मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम्हारी बहन के लिए अच्छा गिफ्ट भी दूंगी, जिससे तुम्हारी बहन का धूमधाम से शादी हो जाएगा। लेकिन ये 3 रात 3 दिन इसी घर में बिताना पड़ेगा। चाहे तुम रो के करो, हंस के करो, ये दरवाज़ा जो बंद हो गया ना, अब ये खुलेगा नहीं। तुम जब तक मैं ना चाहूँ तुम इस कुर्सी से उठ भी नहीं सकते हो। आज सही बात था, मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रहा था। मैं सहम गया था, डर गया था। जो होना था मेरे साथ में हो चुका था। और उस जगह पर अब कोई भी इंसान अपने आप को पाए तो आप समझ सकते हो उसके दिल पर क्या गुजर सकती है। मैं अपने आप को कोसने लगता हूँ मन ही मन, मैं क्यों लालच में फंसा, मुझे लालच करना नहीं चाहिए था। मैं खुद इसका जिम्मेदार हूँ। अब गलती को मैं स्वीकार कर रहा था। आंखों से आंसू निकल रहा था, परिवार को याद आ रही थी। मुझे तो ये नहीं लगता था कि मैं जिंदा इस घर से निकल पाऊंगा। लेकिन जब वो प्यार से मुझे सहलाती है, कहती है ड्राइवर साहब 3 दिन बस मेरे पास में है, 3 दिन तक अब मुझे आपको झेलना पड़ेगा, आप मुझे झेलोगे और हम दोनों तो इस घर में हैं। इसके बाद वो मुझसे प्यार करने लगी, मुझे सहलाने लगी, शरबत पिलाने लगी और कहने लगी ड्राइवर साहब अब समझ लो, अब इसी घर में रहना है जब तक मेरी इच्छा है और जब तक आपको इसी में रहना पड़ेगा पूर्णवासी की रात तक। पूर्णवासी की रात मैं आपको इस घर से आज़ाद कर दूंगी, गिफ्ट दे करके, जो आप फिर अपने बहन को लेके दे देना, शादी धूमधाम से करना। और इसके बाद इस घर में कभी भी लौट के मत आना। मैं भी चली जाऊंगी इस जगह के छोड़ करके जहाँ से हमारा परिवार आया हुआ है। मुझे उसी जगह पर जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि हमारा भी परिवार उसी जगह पर पहुँच गया है जहाँ से हम लोग भाग के आए थे। हम उस जगह पर जाना नहीं चाहते थे। मुझे लगता है कि हमारे परिवार के वो लोग जो हमारे दुश्मन हैं वो हमारे परिवार को पकड़ करके ले चुके हैं। अब मुझे भी जाना पड़ेगा। मैं अपने परिवार के बिना रह नहीं पाऊंगी। मैं उस लड़की का दर्द महसूस कर रहा था। जब वो बोलती थी तो उसकी आंखें नम हो जाती थी। मैं अपना दुख भूल जाता था। अब मुझे जब पता लगता था कि मैं भी कैद में हूँ, अब मैं खौफ में भर जाता था। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस घर से जिंदा निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा।
लेकिन ऐसा मेरे साथ में कुछ कष्ट नहीं दिया था। हाँ, अब मुझे प्यार करने लगी थी, अपने साथ सुलाती थी, अपने साथ खिलाती थी और हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने भी लगे थे। अब मुझे नशा करती थी, नशा देती थी या शरबत में क्या मिला के देती थी मुझे मालूम नहीं। वही शरबत में जो पहले पिया करता था तो मुझे नॉर्मल सा लगता था, लेकिन जब मैं अब पीता था तो मेरे ऐसा लगता था कि सामने जो लड़की है ना, वो मेरी पत्नी है, मेरी महबूबा है, उससे मुझे प्यार करना चाहिए। मैं नशे में होकर के उससे प्यार करने लगता था और ऐसे ही 3 दिन 3 रात बीत जाता है। ना तो मैं उस घर से बाहर निकल पाता हूँ और ना मैं खिड़की से झांक के देख सकता हूँ। खिड़की भी खुली होती है तो बाहर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। मैं समय को भूल चुका हूँ कि दिन है या रात है। मैं कभी कभी सोचता था जब लड़की सामने नहीं होती थी और तब मुझे अपने घर की याद आती थी। मैं जुगाड़ लगाता था कि इस जगह से मैं भाग जाऊँ, मैं निकल जाऊँ। मैं दरवाज़ा भी खोल लेता था, एक दरवाज़ा खोलता था, लेकिन वहाँ तो इतने सारे दरवाजे थे जो मैं पहले कभी देखे भी नहीं थे। सारे दरवाजे खोलने के बाद मुझे रास्ता नज़र नहीं आता था, दरवाज़ा ही दरवाज़ा। और आखिरकार लड़की की हंसी सुनाई देती थी। वो हंसते हुए कहती थी कि तुम भाग नहीं पाओगे, आओ मेरे पास में लौट जाओ। क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ? जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तुम इस घर से निकल नहीं पाओगे, तुम्हारा भागना बेकार है, लौट आओ लौट आओ। इसके बाद मुझे लौटना ही पड़ता था। मैं लौटता था, फिर माफ़ी मांगता था कि देखिए मुझसे गलती होगी, लेकिन अब तो मुझे जाने दीजिए, अब तो मुझे जाने दीजिए। कितना समय हुआ, कितना घंटा हुआ, मुझे कुछ भी एहसास नहीं होता था। उस घर में मैं समय को भूल चुका था और वो मुझे समझाती थी कि बस कुछ ही टाइम रह गया है, कुछ ही टाइम रह गया है, इसके बाद तुम भी आज़ाद और मैं भी इस घर से निकल जाऊंगी। हाँ, मैं उस टाइम को अब एक तरह से प्रतीक्षा करता था कि कब टाइम आएगा, कब टाइम आएगा। और इसके बाद जब वो समय जब आता है तब कहती है कि अब तुम यहाँ बैठो, मैं तैयार होके आ रही हूँ। उसी जगह पर जाती है बाथरूम वगैरह में और उसके बाद अपने कपड़े लत्ते सब कुछ बदल के आती है। पहले से चमकीला वस्त्र पहन लेती है, बाल खुले छोड़ देती है और आखिरी बार हम दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं। मुझे शरबत पिला के नशे में कर देती है और फिर मैं उसको महबूबा ही समझ लेता था। लेकिन जब वो नशा उतरता था तब मुझे अपनी याद आती थी, मैं अपने परिवार को याद करने लगता था। और तब वो कहती है कि वक्त आ चुका है, बस कुछ ही देर, कुछ ही क्षण का बाकी है, तुम तैयार हो जाने के लिए ना। मैं तो खुश हो गया था। मुझे लगने लगा कि क्या मैं सचमुच इस घर से निकल सकता हूँ, मैं इस घर से भाग सकता हूँ, मैं अपने परिवार में जा सकता हूँ। मुझे तो यही लगने लगा था कि सचमुच कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं करी, मेरे साथ में कुछ और तो नहीं करने वाली है। लेकिन जब वक्त आता है ना, तब वही लड़की, वो जो संदूचकी थी ना, उसमें से सारा जेवर वर निकाल करके और मखमल का पोटली बना करके मेरे हाथों में पकड़ा देती है। कहती है अपने बहन को दे देना, हमारी तरफ से गिफ्ट है। तुम सीधा यहाँ से अपने गांव जाना, घर जाना। अब इस जो धन है ना, तुम अच्छी तरह से संभाल के यहाँ रख नहीं पाओगे। देखो, ये बात किसी को भी मत बताना कि हम तुम कभी मिले थे, ये घर में हम प्रेम करते थे, तुम इस घर में आते थे हमें लेने के लिए। ये बात किसी को मत बताना, मेरे बारे में तो बिल्कुल चर्चा भी मत करना। अगर तुमने चर्चा कर दिया, किसी को बता दिया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना? मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। हाँ, मैं तो डरा हुआ था उस टाइम, तो मैंने हाँ भर लिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा, किसी को नहीं बताऊँगा। आखिरकार वो समय आ जाता है और जब वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आती है, मैं देखता हूँ तो सुबह का टाइम है, 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया था। और तब मुझे कहती है, अब जाओ ड्राइवर साहब, आप ना घर पर निकल जाओ, तुम्हारा ऑटो रिक्शा पेड़ों के पास में खड़ा है, रोड पर नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पर रख दिया था, किसी का नज़र ना पड़े। वाकई में देखता हूँ तो पेड़ों के पास में मेरा ऑटो रिक्शा खड़ा था। मैं जल्दी से भाग के जाता हूँ, ऑटो रिक्शा स्टार्ट करता हूँ और इसके बाद मैं एक बार ज़रूर पलट के देखता हूँ उस पुराने घर में। वो लड़की दरवाजे पर खड़ी हुई जैसे देख रही थी। आखिरकार पूर्णमासी की आज रात आने वाली थी। आज पूर्णमासी की रात को क्या होने वाला इस लड़की के साथ में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। बस इतना मालूम था कि मैं नरक से निकल चुका हूँ। मैं एक किसी चुड़ैल के जाल में फंस गया था। अब मुझे नई जिंदगी मिली है। अब मैं इस जगह पर कभी भी नहीं रहूँगा। मैं यहाँ से लौट जाऊँगा अपने गाँव और अपने गाँव पर मेहनत मजदूरी कर लूँगा,
लेकिन इस जगह पर कभी नहीं आऊँगा। मैं उस पोटली को संभाले हुए अब पोटली को देख करके मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। आखिरकार ये सच्चा मुझ है, जो कुछ है इसमें, जो खजाना है, जो जेवर है, असली है कि लड़की की तरह नकली है? मुझे इस पर भी संदेह था। लेकिन जैसे तैसे मैं अपने कमरे में पहुंचता हूं, अपना सामान बांधता हूं, अब फिर मैं अपने बस स्टैंड पर चला जाता हूं, अपना ऑटो रिक्शा घर पर रख करके, और मैं अपने बस स्टैंड पर चला जाता हूं। मैं जल्द से जल्द अपने परिवार के बीच में पहुंचना चाहता था, और मैं वही करता हूं। जब मैं रात को पहुंच जाता हूं अपने परिवार के पास में, परिवार के लोग देख करके और एकदम मेरा चेहरा मोहरा हैरान हो जाते हैं। कहते हैं, सुभाष तू बीमार था क्या? और तब मैं कहता हूं कि नहीं, बीमार तो नहीं था। मुझसे खोद खोद के पूछने लगते हैं कि क्या बात है, तू परेशान दिख रहा है, तू कुछ बताना चाहता है। लेकिन उस लड़की ने बताया था कि देखो ड्राइवर साहब, ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में जो कुछ हुई है ये किसी को मत बताना, अपने परिवार तक को, अपने हित मित्र किसी को नहीं बताना है। मैं बिल्कुल अपना होठ भींच रखा था। लेकिन जो मेरी माँ थी ना, वो शायद बेचैन थी जानने के लिए कि मैं उससे कुछ बता क्यों नहीं रहा हूँ। मेरी तबीयत खराब है, या कि बार बार कह रही थी कि देख कितना कमज़ोर हो चुका है, तू पीला पड़ा हुआ है, आखिर तुझे हुआ क्या था? और तुझसे मैं कहूँ ना कि बहुत सारी चिंताएं जो माँ किया करती थी, वैसा वो मुझे बता रही थी। मैं बहुत शांत रहता था, मैं अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता था। लेकिन मेरी जो बहन थी और ऊपर से मेरे जो पिताजी थे, और वो लोग आकर मेरे पास में बैठ गए और कहने लगे, तू पोटली में क्या लाया है? पोटली दिखा, पोटली में दिखा। मैं दिखाना नहीं चाहता था, मैं उसको छुपा कर रखना चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने कर लिया। मेरी बहन, मैं रोकना चाहा बहुत, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। जब पोटली खोल के देखती है, उसमें इतने सोने का जेवर, वो भी कीमती कीमती, आंखें सबकी फैल जाती है। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी बहन मेरी तरफ देखने लगती है। सुभाष ये क्या है? सुभाष तू चोरी करके लाया है? इतना सारा जेवर कहाँ से लाया है? तू सच बता, सच बता, तू कुछ गलत काम कर रहा है क्या आजकल? सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, जिसका पास मेरे पास में कोई जवाब नहीं था। बस एक ही जवाब दे रहा था कि नहीं माँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं ड्राइवरी करता हूँ। लेकिन मेरे परिवार को मेरे ऊपर विश्वास नहीं था। वो जिद पर अड़ी हुए थे कि नहीं, इतना धन तुझे कैसे मिल गया? मैं कहता हूँ, बहाना बनाता हूँ कि ऑटो रिक्शा में किसी के छूट गया था। मेरे पिता मानने को तैयार नहीं थे। इतना सारा धन छोड़ करके कैसे कोई चला जाएगा? नहीं नहीं नहीं, तू कोई ना कोई गलत काम करता था, सच बता, सच बता। आखिरकार मुझे लगने लगा, अब क्या है, अब तो मामला खत्म हो गया। मैं उस घर से बाहर निकल आया हूँ, और वो लड़की तो चली भी गई होगी जहाँ जाना उसका, अब क्या बचा है? चलो मैं बता ही देता हूँ। इसके बाद मैं शुरू से लेकर के अंत तक पूरी कहानी बता देता हूँ। कहानी बताने के बाद मेरा मन हल्का हो जाता है। आज जब मेरी कहानी मेरे माँ को पता लगता है, मेरी बहन को पता लगता है, और मेरे पिता को सब कुछ पता लग जाता है, और तब वो लोग घूर घूर को देखने लगते हैं। कहते हैं, तो चुड़ैल के जाल में फंसा था। चुड़ैल के जाल में? मैं कहने लगा, माँ मुझे तो चुड़ैल नहीं लगती थी, कि जो मैं किससे कहानियाँ सुना था, वो चुड़ैल किसी को अपने गिरफ्त से बाहर जाने नहीं देती। लेकिन इसने तो मुझे जाने भी दिया, और देखो मेरी बहन के लिए गिफ्ट भी दिया। ये चुड़ैल नहीं कर सकती। मेरी नज़र में कुछ और है, मैं उसको पहचान नहीं पाया हूँ। लेकिन मेरी माँ जो थी, मेरे पिता थे, मेरी बहन थी, वो लोग डरे हुए थे। कहने लगे, नहीं नहीं, ये सब चुड़ैल ने किया धरा है। मुझे भी डरा दिया था, और तब मुझे एहसास होने लगा कि हाँ, ये ऐसा ही हो सकता है। जो मैं पहले सोचा था, चुड़ैल ही हो सकती है। अब मैं तो डर चुका था। वो जो जेवर का पोटली था, माँ ने रखा हुआ था अलमारी के अंदर में। अब इसके बाद में जब रात हो जाती है ना, अब मैं जब अपने कमरे में सोता हूँ, तब रात ही रात जब हो जाती है, तब वही लड़की मेरे सामने में आ जाती है, बिल्कुल मेरे सपनों में आकर के। तुमने बहुत गलत किया, तुमने गलत किया। मैं तुम्हें बताई थी ना कि मेरा भेद मत खोलना। तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें मना किया था ना कि ये भेद बिल्कुल नहीं खोलना है। अब मेरा नींद खुल जाता है। जब नींद खुल जाता है ना, मैं चारों तरफ देखता हूँ, अरे लड़की कहाँ गई, लड़की कहाँ गई? मैं डर जाता हूँ, भागता हूँ माँ के कमरे में। माँ भी डर जाती है, मेरी बहन भी जागती है, भाई भी, और मेरे पिता भी, सब लोग डर जाते हैं
क्या देखा था? लड़की आई थी, वही आई थी। तब मैं कहता हूँ हाँ वैसे ही थी बिल्कुल। वो मुझे कोस रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें मना किया था। मैं कहने लगा माँ जरा पोटली खोल के देखना, पोटली खोल के देखो अलमारी में। माँ खोलती हुई लेकिन हाथ कांप रहे थे। और जब वो पोटली खोलती है ना तो उसमें सारे जो सोने का जेवर था वो तो उड़ चुके थे ही नहीं। आज सबसे कमाल की बात थी, जितना करारे करारे नोट मैंने जमा किए हुए थे सब के सब गायब हो जाते। अगर ये बात मैं छिपा के रखता, उस भेद को मैं नहीं खोलता, तो शायद वो धन मेरे पास में होता। मेरी बहन की धूमधाम से शादी हो जाती। इतना पैसा मैं कमा चुका था उससे, करारे करारे नोट, और ऊपर से इतने सावर जेवर उसने गिफ्ट में दिए थे। सब कुछ स्वाहा हो चुका था। इसमें मेरी गलती नहीं, मेरे परिवार की गलती थी। जब मुझ पर इतना प्रेशर नहीं करते कि आखिरकार वो बात मुझे बताना नहीं पड़ता, तो शायद वो धन मेरे पास में रहता। लेकिन अब सब कुछ उड़ चुका था। जैसे वो लड़की उड़ी थी, वो धन भी सब कुछ गायब हो चुका था, जिसकी मुझे आज भी पछतावा है। मैं उस खूबसूरत लड़की को आज भी भूल नहीं पाता हूँ। उसकी बड़ी बड़ी और सुनहरी आंखें मैं आज भी भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भूल नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी सुभाष जी की भेजी हुई अपनी कहानी, अपनी आप भी थी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप अपना घटना मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे फिर मेल आईडी पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।